मोदी जी की पूजा करते हैं दिन भर और उनको जो भी चाहिए मिल जाता है। कितने बार झूठ बोलेंगे? झूठ पर झूठ, ये झूठों के सरदार है। उनके पास गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, भविष्यवाणी सही होगी। अरविंद केजरीवाल जी को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। उनका रिकॉर्ड है, हर स्टेट में जमानतें जब्त कराते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो में। गुजरात में 27 साल से हो रहा जनता का फैसला दोहराया जाएगा या बदलाव होगा? गुजरात में फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले सबसे बड़ा सवाल आज यही है। 19 जिलों की 89 सीटों के मतदाताओं ने अपना मन बना ही लिया होगा। वोटर्स ने अब तक फैसला लॉक कर लिया होगा। 3 नवंबर को चुनाव की घोषणा होने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अब तक 25 रैलियां और 2 रोड शो किए हैं, यानी कि 27 अपीयरेंसेस। कांग्रेस गुजरात के चुनाव प्रचार में कहीं खास दिखी नहीं। अलबत्ता पीएम के धुआंधार प्रचार पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी की तुलना रावण से जरूर कर दी। पता नहीं ये घबराहट या बौखलाहट थी या बस राहुल गांधी नहीं पहुंच रहे गुजरात, इस बात की फिक्र। चुनाव के ऐन मौके पर भी राहुल गांधी सोमनाथ की धरती पर तो नहीं आए, लेकिन उज्जैन में महाकाल की शरण में जरूर पहुंच गए। उनकी दंडवत होने की तस्वीर भी वायरल हो गई है। उधर सबसे हैरानी की बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, गुजरात में अब तक उनकी चुनावी सक्रियता ऐसी थी मानो बीजेपी का कैंपेन फेल ही हो जाएगा, सब तरफ आम आदमी पार्टी ही नजर आएगी। लेकिन बीते 2 दिनों से उन्होंने भी गुजरात का मैदाने जंग छोड़ दिया है। वो दिल्ली के एमसीडी के चुनाव प्रचार में अब व्यस्त हो गए हैं। अचानक उन्होंने गुजरात का रण क्यों छोड़ दिया? ऐसा लगता है कि उन्हें ये डर सता रहा है कि गुजरात के पीछे कहीं दिल्ली का कोई चांस हो, वो भी ना चला जाए। तो आज सवाल पब्लिक का है, क्या मोदी फैक्टर ही गुजरात चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा फिर से बना? क्या मोदी के आगे राहुल और केजरीवाल ने वोटिंग से पहले सरेंडर कर दिया या नतीजा कुछ अलग होगा? और क्या गुजरात में गोधरा से गांधीनगर तक हिंदुत्व पर ही वोट पड़ेंगे? यही है आज सवाल पब्लिक का। गुजरात में बीजेपी के पास अपना गुजरात मॉडल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है और पब्लिक परसेप्शन के मुताबिक कमजोर विपक्ष है जो आपस में एक दूसरे के वोट काट रहा है। लेकिन बीजेपी ने गुजरात में भी अपना अग्रेसिव चुनाव प्रचार किया। बीजेपी को देखकर विपक्षियों को एक सीख तो लेनी चाहिए कि लड़ो या मरो, पूरी जान झोंक दो। कल पहले चरण का चुनाव है, मतदान है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दूसरे चरण के प्रचार के लिए आज अहमदाबाद में दिखे। अहमदाबाद में शाह ने रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान टाइम्स नाउ नवभारत के अमित कुमार ब्यूरो चीफ से इंटरव्यू में अमित शाह ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुलेगा। सुनिए अमित शाह अमित कुमार को क्या कहें। मैं मानता हूं ये सारी गाली गलौज का जवाब गुजरात की जनता कल 1 तारीख को और 5 तारीख को देगी। आखिरी सवाल, क्या आम आदमी पार्टी यहाँ खाता खोल पाएगी, आपको लग रहा है? जनता का मूड तो नहीं दिखता है। निश्चित रूप से हम बड़ी जीत के साथ फिर से। और ये पहली बार नहीं कहा अमित शाह जी ने। पिछले हफ्ते टाइम्स नाउ समिट में मुझसे इंटरव्यू में भी गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि अब की बार गुजरात में बीजेपी जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। ये बयान भी उनका सुनिए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका अपना आकलन क्या है, गुजरात में कितनी सीटें? क्योंकि पिछली बार 99 वर्सेस 77 था।
इस बार? बहुत स्पष्ट ट्रेंड है कि इस बार अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने जीत के सभी रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा सीट प्राप्त करने का रिकॉर्ड और सबसे ज्यादा मत प्रतिशत प्राप्त करने का रिकॉर्ड तोड़ेगी, इसका मुझे भरोसा है। गुजरात में बीजेपी जो दमखम दिखा रही है उसमें 2002 को भी भूल नहीं रही। पिछले हफ्ते अमित शाह ने कहा था कि 2002 के बाद दंगा करने वालों को ऐसा सबक सिखाया गया कि गुजरात में अखंड शांति बनी हुई है। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोधरा में थे। गोधरा में योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया था और 2002 में गोधरा में ट्रेन में जिंदा जलाए गए कार सेवकों की याद दिला दी। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। 20 वर्ष पहले जो बलिदान गोधरा में हुआ, भाइयों बहनों, राम भक्तों के इस बलिदान ने गुजरात को एक मॉडल के रूप में आगे बढ़ाया और गुजरात ने उस समय कर्फ्यू पर सदैव के लिए कर्फ्यू लगा दिया। अब कर्फ्यू नहीं लगता गुजरात में, दंगे नहीं होते गुजरात में। हिंदुत्व की जिस पिच पर बीजेपी ने गुजरात में रहकर चुनाव प्रचार किया है, कांग्रेस ने उसका जवाब उज्जैन से देने की कोशिश की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कल उज्जैन में थे। महाकाल के दरबार में राहुल गांधी दंडवत हुए थे। उनके माथे पर लगा त्रिपुंड राहुल की पुजारी छवि को दिखाता है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको याद दिला दूं कि 2017 के चुनाव में राहुल गांधी गुजरात में मंदिर मंदिर जा रहे थे। उन्होंने तब 27 मंदिरों में दर्शन किए थे। 2017 के गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने कहा था कि राहुल गांधी जनेऊधारी हिंदू हैं। राहुल गांधी के जनेऊधारी होने का दावा कांग्रेस ने राहुल के सोमनाथ मंदिर में दर्शन के बाद किया। लेकिन अब की बार सोमनाथ की धरती को महाकाल की धरती से संदेश देने की भी कोशिश की। गुजरात में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी हिंदुत्व की पिच पर उतरने की कोशिश की थी। उन्होंने तो कहा था कि मेरा जन्म कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ था और भगवान ने मुझे कंस का वध करने के लिए भेजा है। लेकिन केजरीवाल वोटिंग के ऐन पहले वापस दिल्ली में सक्रिय दिख रहे हैं। आज केजरीवाल ने दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए रोड शो किया। 29 नवंबर को यानी गुजरात के फर्स्ट फेज के प्रचार के आखिरी दिन भी केजरीवाल दिल्ली में ही थे। घर घर जाकर एमसीडी के लिए वोट मांग रहे थे। जबकि इन्हीं केजरीवाल ने 5 नवंबर से 28 नवंबर के बीच गुजरात में 23 रैलियां और रोड शो किए और इस बीच सिर्फ 20 नवंबर को उन्होंने दिल्ली में पहाड़गंज में एमसीडी चुनाव पर प्रचार किया। माफ कीजिएगा। आम आदमी पार्टी कह सकती है कि ये उनकी रणनीति है, लेकिन भला गुजरात में वोटिंग के 2 दिन पहले से केजरीवाल वहां से दूर होकर क्या संदेश दे रहे हैं? वैसे केजरीवाल ने एमसीडी को लेकर क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए। इतने सारे मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर रोड शो कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं नगर निगम के लिए। इनके 17 केंद्रीय मंत्री आए हुए, 17 केंद्रीय मंत्री, अमित शाह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, हरदीप पुरी, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह और भी पता नहीं, मैं तो नाम ही भूल गया। मैं मन में सोच रहा था 15 साल में एक काम कर लेते तो इतने मंत्री लाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज सवाल पब्लिक का है, गुजरात में मोदी के नाम पर फिर वोटिंग या बदलाव? क्या करेगा गुजरात? सवाल नंबर 2, गोधरा में मारे गए कार सेवकों और 2002 के बाद दंगाइयों को सबक सिखाने के दावे का कितना असर वोटिंग पर पड़ेगा? सवाल नंबर 3, क्या चुनावी हिंदू के टैग से बचने के लिए सोमनाथ की बजाय महाकाल गए राहुल गांधी? और क्या हिंदुत्व ही है आखिरी सहारा कांग्रेस पार्टी का? और सवाल नंबर 4, क्या दिल्ली की एमसीडी के लिए गुजरात में वोटिंग से पहले ही गुजरात से नाराज हुए केजरीवाल, क्या ये हार का ऐलान है? यही है आज पब्लिक के सवाल। और आइए इन सवालों के जवाब लेते हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के
बहुत करीबी हैं और बहुत करीब से उसे देखते हैं। रवि श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक, आम आदमी पार्टी की नस नस पहचानते हैं। आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और ईशकरण भंडारी राजनीतिक विश्लेषक और एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। मेरा पहला सवाल जाता है जीवीएल नरसिम्हा राव को। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, क्या ये आपकी रणनीति थी कि एमसीडी का चुनाव इस दौर में अनाउंस कर दिया जाए ताकि केजरीवाल जी का ध्यान बट जाए और गुजरात से बाहर आना पड़े उनको, या फिर ये एक एडमिशन है कि इस वक्त ना राहुल गांधी ना केजरीवाल गुजरात में मानो सबने हथियार डाल दिए हैं नरेंद्र मोदी के नाम के सामने? नाविका जी, आपको और दर्शकों को नमस्कार। मैं गुजरात से ही, अभी अहमदाबाद से ही इस शो को ज्वाइन कर रहा हूं। मैंने यहाँ सभी क्षेत्रों से जो लोग जाकर आए हैं सबसे बात किया हूं, मीडिया मित्रों से भी सबसे बात किया। आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव में कहीं है ही नहीं। यदि किसी को लगता है कि एमसीडी चुनाव के ताल्लुकात गुजरात से कुछ है तो अपने आप को आप बहुत बड़ा समझ रही है। उनका इन चुनावों में एमआईएम का जितना बड़ा प्रदर्शन रहेगा सीटों के जीतने के मामले में, ऐसे ही एक आम आदमी पार्टी हाँ एक प्रदर्शन रहेगा। ये कोई अपने आप को बड़ा करने के लिए कुछ कह सकते हैं। आप थोड़ा ज्यादा प्रचार करते तो और ज्यादा पैसा खर्च करते। दिल्ली की जनता से जो कमाई जो हो रही है, जो लिकर गेट में, जो अन्य जो घोटालों में जो कमाई है, वो थोड़ा गुजरात में भी खर्च कर देते, उसका कुछ लाभ नहीं मिलता। देखिए, यह चुनाव प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और हमारे बड़े नेता यहाँ कैंपेन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी सारे जो परीक्षाओं में अव्वल नंबर में पास करना चाहते हैं। हम मेहनत करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे साल हमने पढ़ाई किया है तो आखिरी एग्जाम के पहले 2 दिन सो जाएंगे। नो, हम तो सोने वाले में नहीं है। एग्जाम के टाइम पर भी मेहनत करेंगे। ये मेहनत करना ये हमारा केवल हमारा ये फितरत नहीं है, ये केवल ये हर पार्टी को मेहनत करना चाहिए। तो इसको कोई हमारे विरोध में कुछ कहने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसमें कोई परहेज नहीं है। हमने पिछले 27 साल मेहनत किया है गुजरात में, पिछले 5 साल जनता को हमने सेवा किया है और चुनावों के दौरान उनको ये बातें कहना हमारा अधिकार है और हमारा जनता के प्रति हमारा दायित्व भी है। तो इसलिए किसी को इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी ने पूरे मैदान को छोड़ दिया है, राहुल गांधी केवल एक दिन के लिए आए हैं गुजरात के चुनाव के कैंपेन में, तो इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना है। क्यों इस बार तो तहसीन पूनावाला से ये जवाब लेती हूँ। तहसीन पूनावाला जी, राहुल गांधी महाकाल में और चुनाव है सोमनाथ की धरती में। अब साष्टांग हो या त्रिपुंड लगाएं, क्या मैसेज चला जाएगा गुजरात की जनता को? और सबसे बड़ा सवाल, जनेऊधारी हिंदुत्व जो है वही आखिरी सहारा है कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन धरती पर गुजरात की आज कांग्रेस में कोई बड़ा नेता नजर नहीं आता। ऐसा क्यों? जीतने से पहले हार मान ली। माननीय सांसद जी ने कहा कि 27 साल बहुत मेहनत की है। भाजपा ने बिल्कुल मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि गुजरात में जहां जाए टाइम्स नाउ नवभारत का कैमरा आ जाए, होम डिलीवरी शराब की होती है। नाविका जी, जिन लोगों की मृत्यु हुई शराब कांड के अंदर अरेस्ट हुए, एसआईटी बनी थी। मोरबी में जिस व्यक्ति ने चंदा दिया भारतीय जनता पार्टी को, अजंता के मालिक ने, उसकी गिरफ्तारी, उसका नाम भी एफआईआर में आया। एग्जाम के पेपर्स लीक हो रहे, एक भी इंग्लिश स्कूल, प्राइमरी स्कूल मोदी जी ने 27 साल में शुरू नहीं किया। यह है भाजपा का विकास का मॉडल। आया जनता का मालिक आपके सामने, आप तो लड़ रहे थे ना उसके लिए। सवाल ये कि इस वक्त गुजरात की आवाम भाजपा को हराने वाली है, चेंज होने वाला है। और शायद टाइम्स नाउ नवभारत का कवरेज कुछ लोगों ने नहीं देखा। सारे बड़े नेता, खरगे साहब से लेकर अशोक गहलोत जी, वहां पर कैंपेन कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आ रही है गुजरात में। मैं आपके साथ रहूंगा 8 दिसंबर को। सांसद जी को भी बुला लीजिए। रिकॉर्ड मार्जिन से आ रही है कांग्रेस की सरकार गुजरात में, गुजरात और हिमाचल में। तहसीन पूनावाला जी, आप निकल जाइए। केजरीवाल जी ने भी यही लिख कर दिया है और सबको दिखाया था, लिख कर नोट कर लो। और तहसीन पूनावाला जी,
मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि थोड़ा बहुत हेलमेट पहनकर, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जाइएगा गुजरात में, क्योंकि अगर आपकी ये जो भविष्यवाणी है ये गलत निकली तो लोग आपके साथ क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा अपना ख्याल जरूर रखिएगा जब गुजरात जाएंगे। लेकिन रवि श्रीवास्तव जी, मजाक एक तरफ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ये नर्वसनेस नहीं दिखाता कि 2 दिन पहले ही आप गुजरात छोड़कर एमसीडी चुनाव के लिए वापस आ गए हैं और वहां बीजेपी ऑल गन्स ब्लेजिंग है, और कम से कम जमीनी जो खबरें आ रही हैं, जो होगा सो तो 8 दिसंबर को ही पता चलेगा, जो जमीनी खबरें आ रही हैं वहां विपक्ष एक दूसरे के बीच में लड़ रहा है, लेकिन बीजेपी की मेजॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं है, ऐसा ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है। तो रवि श्रीवास्तव जी, ये नूरा कुश्ती कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में है और बीजेपी इसमें निकल लेगी और निकाल लेगी गुजरात की जीत। देखिए नाविका, जनता को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान, और भाजपा को चाहिए हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान। तो ये जो कहानी इनकी यहाँ पे चल रही है, वो मैंने भी 1 हफ्ते का पूरा दौरा किया और मैंने देख लिया है। जिस गुजरात को ये मॉडल कहते हैं, वो सच में विकास का नहीं, विनाश का मॉडल बन चुका है। मुझे एक ढंग का यहाँ पे स्कूल नहीं दिखा, एक सरकारी अस्पताल नहीं दिखा, यहाँ पे बुरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है, म्युनिसिपैलिटीज की गवर्नेंस में बुरा हाल है। एक एक चीज देखता हूं तो मुझे लगता है कि इसको बीजेपी शोकेस क्यों नहीं करती 27 साल के विकास को। क्या दिखाते हैं ये 27 साल के विकास में? आपकी टीम यहाँ घूम रही है, कैमरा टीम तमाम, कम से कम 25 चैनलों की कैमरा टीम यहाँ पे घूम रही है। ये विकास का मॉडल दिखाते क्यों नहीं है? एक साबरमती रिवर फ्रंट ही विकास का मॉडल है क्या? कौन सा विकास यहाँ पे हुआ? बेरोजगारी, महंगाई, पानी रवि श्रीवास्तव जी, बुरा हाल है कि आप बीजेपी ने गुजरात मॉडल 2014 में दिखा दिया था दुनिया को, और तब से इलेक्शन जीतते चले जा रहे हैं। आप अपनी जीतें देख लीजिए, कांग्रेस की देख लीजिए और बीजेपी की देख लीजिए, और फिर मुझे बताइए कि आप किस दुनिया में हैं। स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और बेरोजगारी भत्ता जो हमारा मुद्दा है, जो हमारा एक आप मैनिफेस्टो कहिए या विश्वास कहिए या गारंटी कहिए केजरीवाल की, वो देने वाले हैं यहाँ पे। चलिए, दिल्ली मॉडल गुजरात मॉडल पर भारी है, इश्करण भंडारी, रवि श्रीवास्तव जी का कहना है। आप क्या कहते हैं? नाविका जी, गुजरात में बहुत कठिन चुनाव होगा नंबर 2 और नंबर 3 के लिए। मुझे नहीं लगता यहाँ बैठ के कोई भी सीरियसली डिस्कस कर रहा है कि बीजेपी बहुत बड़ी जीत की तरफ नहीं जा रही है। और जो लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ गुजरात में, ये नहीं हुआ, वो 27 साल से बीजेपी जीत रही है, और बिफोर ये इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करें, उसमें से 10-15 साल कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, तो प्लीज उसको भी आप ब्लेम मत कीजिए। अब जनता बार बार जो वहां पे रह रही है वो सेटिस्फाइड है, वो वोट कर रही है, और वही सेटिस्फाइड नहीं है, पूरा देश भी सेटिस्फाइड है कि उन्होंने एक मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया, जो मेरे ख्याल से भारत में पहली बारी हुआ था। तो मॉडल कितना अच्छा है वो तो जनता वोट करके बोल चुकी है। हम यहाँ पे जितनी मर्जी बहस करते रहें, उससे कोई नतीजा निकलेगा नहीं। पर जो जरूरी बात है, जो अहम बात है, मुझे लगता है गुजरात इलेक्शन इस बात के लिए जरूरी है कि कांग्रेस और आप के बीच में क्या आप एक 15% का थ्रेशोल्ड ले पाती है 24 ना से 29 की लड़ाई के लिए। वो जरूरी है कि इस चुनाव में ये डिसाइड होगा या एक संकेत आएगा देश का विपक्ष कौन है। बीजेपी अपने ऑर्बिट में है, वहां कोई चुनौती नहीं है, पर चुनौती कौन देगा, जितनी भी देगा 10, 15, 20% की, उसका शायद कुछ संकेत इस चुनाव से मिल जाएगा। सिर्फ ये एकेडमिक इंटरेस्ट है इस चुनाव में। आशुतोष जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने अंदर और बाहर से चुनाव की प्रतिक्रिया देखी है, और चुनाव में जो समीकरण होते हैं वो आपने बहुत नजदीक से देखे हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपका अपना आकलन क्या है? क्या बीजेपी को दोबारा वापस 27 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी और एक बड़ी वाली एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा, ऐसा कोई ऑप्शन है? या जिस तरह इश्करण भंडारी कह रहे हैं कि ये नंबर 2 और नंबर 3 के बीच में जो खेल है वही खेल है, बाकी सब तो तय है? देखिए नाविका जी, एक सवाल इस पूरे गुजरात के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण सवाल वो ये है
कि राजनीति में आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी का कोई सानी है नहीं। इस बात को हम एक्सेप्ट कर ले तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जहां तक गुजरात चुनाव का प्रश्न है, गुजरात चुनाव में एक ही मुद्दा है और वो है या तो आप नरेंद्र मोदी के साथ हैं या आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं। सारा वोट इसी पे पड़ना है। वहां कोई इस बारे में चर्चा नहीं कर रहा है कि वहां का मुख्यमंत्री कौन होगा, वहां का कैबिनेट मिनिस्टर कौन होगा, वहां का एमपी कौन होगा, वहां का एमएलए कौन होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे लगता है कि आज की तारीख में जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, वैसे तो राजनीति अनसर्टेन होती है, कि बीजेपी को क्लियर कट एडवांटेज है, ये मान लेना चाहिए और इसको मानने में किसी तरीके की कोई दिक्कत समझ में आनी नहीं चाहिए। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव के अंदर अपनी रणनीति में बदलाव किया है। वो नए सिरे से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी चुनौती दे पाएंगे अभी कहना मुश्किल है, लेकिन आम आदमी पार्टी के बारे में यह बात सही है कि उन्होंने ऑप्टिक्स बहुत अच्छा शुरू में क्रिएट किया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्होंने समय से पहले पीक कर लिया है और जिस तरीके से एमसीडी के चुनाव को गुजरात के साथ कोइंसाइड किया गया है, उससे भी उनको दिक्कतें महसूस हो रही हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कुछ रणनीति बदली है। क्या रणनीति बदली है कांग्रेस ने कि राहुल गांधी वहां नहीं गए? क्या ये बदलाव है उनकी रणनीति में? नहीं, एक होता है कि आप बहुत हाई प्रोफाइल कैंपेन, कांग्रेस पार्टी ने पिछले 20 सालों में बहुत हाई प्रोफाइल कैंपेन करके गुजरात के अंदर विधानसभा के चुनाव के अंदर देखा है कि उससे उनको फायदा नहीं होता है। हालांकि 2017 में जरूर कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा गेन किया था, लेकिन उसका बहुत कुछ श्रेय हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवाड़ी को जाना चाहिए था। इस बार उनको लगता है कि अगर हम लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, लोकल एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे फोकस करेंगे, लो प्रोफाइल रहेंगे, लेकिन घर घर पहुंचने की कोशिश करेंगे, हो सकता है इसका फायदा हो। तो हर पार्टी को लेके लोकसभा के चुनाव में 2014 के पहले कांग्रेस और बीजेपी लगभग बराबर होती थी। कभी कांग्रेस 13 सीट जीत जाती थी, कभी वो 14 सीट जीत जाते थे, लेकिन विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस मात खाती रही है। तो इसलिए कांग्रेस अगर अपनी रणनीति बदलाव कर रही है तो मुझे लगता है उसको अपनी रणनीति बदलाव करने का अधिकार है। 13 सीट कांग्रेस जीता करती थी लोकसभा चुनाव में। जीवीएल नरसिम्हा राव, ये इतिहास की बात है या आशुतोष जी अब भी इसी भ्रम में है कि कांग्रेस की रणनीति चेंज करने से शायद विधानसभा और लोकसभा दोनों में असर पड़ेगा कांग्रेस की चुनाव की नई रणनीति का? नाविका जी, थोड़ा ऑडियो का मुझे डिस्टर्बेंस था, एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन? आशुतोष जी का कहना है कि कांग्रेस 13 सीट जीती थी पहले के समय में और बीजेपी 13। शायद 2014 के पहले की बात कर रहे हैं आशुतोष जी। क्या अब कोई स्कोप है कि कांग्रेस ने जो रणनीति बदली है आशुतोष जी के हिसाब से, कि वो लोकल मुद्दों पर लड़ रहे हैं, ना कि एक हाई प्रोफाइल कैंपेन करा रहे हैं? क्या इससे कांग्रेस को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है आपको? आप गुजरात में हैं। देखिए, कांग्रेस से अच्छा बहाना आशुतोष ढूंढ पा रहे हैं। मुझे लगता है उनकी सलाह को उनको लेना चाहिए। वो अपने हार को एक रणनीति, यहाँ कोई रणनीति नहीं है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी इस हार से अपने हाथ को साफ करना चाहते हैं। ये हार का ठीकरा मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सर पर फोड़ना चाहते हैं। यही कारण है राहुल गांधी यहाँ कम समय बिता रहे हैं। उनको मालूम है वो जितना ज्यादा समय यहाँ बिताएंगे कांग्रेस का शायद उतना नुकसान होगा। तो इसलिए वो कांग्रेस पार्टी के मुखिया के रूप में लोग उनको जानते हैं। अध्यक्ष तो नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, बट लेकिन सभी जानते हैं ये गांधी परिवार का कांग्रेस पार्टी एक उनकी अपनी प्राइवेट निजी संस्था है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने एक नया तरीका ढूंढा है, हार का ठीकरा किसी और के सर पर फोड़ा जाए। इसके लिए बुजुर्ग नेता, बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, तहसीन पूनावाला और खड़गे जी ने एक दिन झूठों का सरदार, दूसरे दिन रावण बुलाकर, क्या कांग्रेस की कहानी वही नहीं खत्म? क्या यही रणनीति और क्या कांग्रेस की कहानी वही खत्म नहीं हो जाती? क्योंकि आशुतोष जी का कहना है कि गुजरात में चुनाव सिर्फ इस बात पर है कि क्या आप मोदी के साथ हैं, और अगर आप साथ नहीं है तो आप खिलाफ हैं। तो चुनाव तो इसी बात का है, और रावण और झूठों का सरदार बुलाकर क्या क्षति नहीं पहुंचाई है कांग्रेस को? दो चीज में मैं इसका उत्तर दूंगा। एक तो माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ एक मुखौटा है, एक रबर स्टैंप है, वो उनका मतलब था। एक दलित व्यक्ति के लिए यही शब्द निकलेंगे ना भाजपा के लोगों से, क्योंकि वो एक दलित है।
इसलिए उनके बारे में इस तरह के शब्द निकलते। बार बार उनका अपमान होता है कि क्योंकि दलित है। हम नहीं कहते नड्डा जी, तो अमित शाह जी ने उनका हाथ पकड़ा, टाइम्स नाउ पे देखा, उनको बाजू क्या। हम तो नड्डा जी का अपमान नहीं करते, लेकिन खरगे जी का बार बार इसलिए अपमान होता क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। हम जानते जिस आरएसएस ने कभी दलित को सम्मानित नहीं किया। तहसीन पूनावाला जी, आप कांग्रेस की पुरानी पृष्ठभूमि भूल गए हैं क्या? नीच चाय वाला, आपने भी तो एक ओबीसी प्राइम मिनिस्टर को यही बुलाया था ना, जा तू चाय बेच, जा तू चाय बेच, ये मीम बनाया था ना। और चाय वाला आपसे इलेक्शन तो नहीं जीता जाएगा, आप यहाँ चाय की दुकान लगा लो, ये नहीं कहा था मणिशंकर अय्यर ने? बिल्कुल तो कहा था। आप किसकी तौहीन कर रहे थे? मैं आपको उत्तर देता हूं। बिल्कुल उन्होंने कहा था, गलत था और उन पर एक्शन हुआ था। लेकिन जिस व्यक्ति ने, गुजरात के मुख्यमंत्री ने सोनिया जी को जर्सी काऊ का, राहुल जी को हाइब्रिड बच्चा का, मेरे मित्र शशि थरूर की स्वर्गीय पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड क्या, उस व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी पर क्या एक्शन हुआ? मैं आपसे पूछता हूं। मैं तो कहता हूं खरगे जी को नहीं कहना चाहिए। और आप देखिए प्रधानमंत्री जी को क्या क्या कहा गया है, राक्षस, भस्मासुर, चाय वाला, मौत का सौदागर, गंदी नाली का कीड़ा, खून की दलाली करते हैं, हिटलर, भोगी, तानाशाह, रावण, क्या क्या नहीं कहा गया। ईश्वरन भंडारी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, गालियों में तो किसी ने किसी के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, बल्कि नरेंद्र मोदी की गालियां अगर तोली जाएं तो जैसे उन्होंने कहा रोज 2-3-4 किलो तो उनको गालियां पड़ती ही हैं, तो ये तो बड़ी बात नहीं हो सकती। पर आपको कांग्रेस की रणनीति बदलती हुई कहीं नजर आई? देखिए, कांग्रेस ने मॉरल विक्ट्री ढूंढनी है। अब मॉरल विक्ट्री ढूंढनी है तो उसके लिए कारण ढूंढने पड़ेंगे। अब कारण ढूंढने पड़ेंगे तो आप देखिए, देश के अंदर चुनाव हो रहा है, एक बड़े प्रदेश में चुनाव हो रहा है, और आपका सुप्रीम लीडर आंख छुपा के वो चुनाव लड़ रहा है, मुंह छुपा के चुनाव लड़ रहा है। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा नेता इतना इन्फ्लुएंशियल है कि हम इसको छुपा रहे हैं। जनता भूल जाके ये हमारा नेता है, जनता भूल जाके ये हमारे लिए कैंपेन करता है, जनता भूल जाओ कि लीडरशिप इसके हाथ में है, जनता भूल जाओ कि सीएम ये अपॉइंट करेगा, जनता भूल जाओ कि कैबिनेट मिनिस्टर्स ये अपॉइंट करेगा, पर लोगों को वोट कर दो। अब इस स्ट्रैटेजी को अगर स्ट्रैटेजी कह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये भी एक स्ट्रैटेजी है कि राहुल गांधी भूल जाओ और वोट कर जाओ। देखते हैं गुजरात क्या कहता है। लेकिन रवि श्रीवास्तव जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि कैंपेन शुरू जोरदार हुआ था जैसा आशुतोष जी कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एमसीडी चुनाव जो बीच में आ गए, अटेंशन डिवाइड हो गई, और उसके बाद लिकर गेट, कभी कोर्ट, कभी कचहरी, कभी वीडियो, कभी कुछ, इससे कहीं ना कहीं छवि पर तो कुछ छींटे तो पड़े ही हैं। आप मानते हैं कि नहीं? देखिए नाविका, आशुतोष बड़े पुराने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, इनका आकलन मैं चैलेंज नहीं करता हूं, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि दिल्ली का जो चुनाव था वो तो पिछले 6 महीने से ड्यू था। वो सिर्फ इसलिए कि वो तीनों को मर्ज करने का जो ड्रामा सरकार ने किया और एक बनाने का, उसमें समय निकाल के, और आज जानबूझ करके इसको गुजरात के चुनाव और हिमाचल के साथ में क्लब कर दिया। पर उससे कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में इतना काम किया है कि ये जो आप बता रही है ना मुद्दे, एक्साइज और वक्फ बोर्ड की जमीन और ये इसका एलजी का ये नोट और सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन, ये सब जो ढकोसले और ड्रामे भाजपा के क्रिएट किए हुए हैं, वो दिल्ली की जनता अच्छी तरह से समझती है। तो मैं तो उल्टा ये कहता हूं कि सिर्फ दिल्ली एमसीडी का लड़ रहे हैं कि गुजरात का भी लड़ रहे हैं? दिल्ली के गुजरात फायदा पहुंचने वाला है। क्या किया मनीष सिसोदिया के ऊपर तो नाम तक नहीं आया चार्जशीट के अंदर। भाई साहब आपने आज की रिमांड कॉपी नहीं पढ़ी, आज की रिमांड कॉपी नहीं पढ़ी। मनीष सिसोदिया के 13 फोन बदले गए हैं, ये रिमांड कॉपी में लिखा हुआ है। और जो आप क्लीन चिट कह रहे थे, वो क्लीन चिट कहीं नजर नहीं आ रही, लेकिन पब्लिक सवाल उठा रही है। इंदौर से अंजनी कुमार का सवाल है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी के बड़े नेता भी विधानसभा या एमसीडी चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, पर क्या इससे ये नहीं पता चलता कि बीजेपी कितनी रणनीति और अहमियत के साथ चुनाव में उतरती है? उनके लिए कोई चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता। इस बात का तो जवाब दीजिए रवि श्रीवास्तव जी। देखिए, अब प्रधानमंत्री के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा था कि वो रावण है,
वो 10 सिर वाले रावण है, वो 10 सिर वाले नहीं, वो तो 1000 सिर वाले रावण है। वो तो यूनिवर्सिटी के इलेक्शन से लेकर के काउंसिलर और सरपंच और एमएलए और एमपी हर चुनाव के अंदर आप मोदी के साथ हैं या मोदी के खिलाफ हैं। एक मैंने भी रवि श्रीवास्तव जी जब इस तरह की टिप्पणी पर कोई उतर जाता है राजनीति में, तो ये पता चल जाता है कि आपके पैरों तले जमीन खिसक रही है। जब आप 10 सिर वाले नहीं, 100 सिर वाले, 1000 सिर वाले रावण कहते हैं, मैंने सोचा था कि आप कहेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कहा है वो गलत कहा है और ऐसा किसी के लिए नहीं कहना चाहिए। कम से कम इस देश में सभ्य लोग ऐसा नहीं चाहते कि उनके प्रधानमंत्री को या कोई भी राजनेता हो, कोई भी किसी को इस तरह की बात कहे, ये कोई नहीं चाहता। लेकिन जब आप ऐसी चीजों को सही ठहराते हैं तो आदमी ये सोचता है कि भाई चॉइस है किसमें, आप चॉइस दे क्या रहे हैं लोगों को। कम से कम ये आज देश की जनता पहचान रही है। करनाल हरियाणा से राकेश कौशिक का भी सवाल है और पूछ रही है, कांग्रेस की सेना गुजरात में हो रही है और सेनापति उज्जैन में दंडवत हो रहे हैं, ऐसे में बाबा महाकाल भी कैसे बेड़ा पार लगाएंगे? तहसीन पूनावाला जी, महाकाल के धरती पर दंडवत और सोमनाथ को पुकार। जिन लोगों की मृत्यु हुई गुजरात में फेक शराब के कारण, जिनके सारे ठेकों के मालिक भाजपा को पैसे देते हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, वो जनता के मालिक भाजपा को पैसे देते, इसलिए उनका नाम एफआईआर में नहीं। उनके लिए भगवान महाकाल इतना बुरी तरह से इनके लिए हावी हो गए कि इस बार निश्चिंत है कि भाजपा की हार होगी। इसलिए शायद प्रधानमंत्री जी घबरा तो कहे कि कांग्रेस घर तो राहुल गांधी गुजरात में है क्यों नहीं? अपने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए क्यों नहीं है? दे देता हूं मैम, अगर आप इंटरप्ट नहीं करेंगे तो मैं जवाब दे देता हूं। 30 सेकेंड और लेता हूं। कांग्रेस गुजरात का चुनाव जीत रही है, इस चीज को आप नोट कर दीजिए, गुजरात और हिमाचल। लेकिन मैं एक चीज और करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। बार बार मानेंगे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आपके दर्शकों के लिए कि मैं गाली खाता हूं, बहुत बुरा लगता है आप गाली खाते हो, लेकिन हमारी जनता के थाली में कुछ खाने के लिए नहीं है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम है, नौकरियां नहीं, आप उस पर बात करो। आप गाली खाते हमें बुरा लगता है, लेकिन हमारे पास थाली में खाना नहीं है। आप खाने की व्यवस्था कब करोगे? नौकरी की कब करोगे? जीवीएल नरसिम्हा राव आपको जवाब दे रहे हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव आपको जवाब दे रहे हैं। राव साहब। राविका जी, ये इस प्रकार के सवाल आप लगातार लगाते हैं, जनता आपकी सवालों को खारिज करती है, क्योंकि जनता को मालूम है मोदी जी के कार्यकाल में पूरे विश्व में सभी देशों की इकोनॉमी एक तरह से पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। केवल भारत में अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदृष्टि के कारण, उनके नीतियों के कारण, आत्मनिर्भर पैकेज के कारण आज भी अर्थव्यवस्था कायम है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। इन्फ्लेशन विश्व में सबसे कम देशों में भारत है। और लेकिन आप जो विषय यहाँ उठाते हैं, जो मुद्दा जो टीवी डिबेट में जो बता रहे हैं, इसको जनता के बीच उठाने के क्यों नहीं आ रहे हैं राहुल गांधी? क्यों केवल एक दिन के लिए राहुल गांधी यहाँ आए हैं? क्या ये सच नहीं है कि राहुल गांधी हार को फिर एक बार हार गुजरात में होने वाली है, बड़ी हार होने वाली है? इससे बचने के लिए, अपने आप को बाहर बड़ा दिखाने के लिए गुजरात से मुंह छुपा रहे हैं। ये सच बात नहीं है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो या प्रवक्ता है या उनके समर्थक रवि श्रीवास्तव जी खड़गे जी की तरह फिर एक बार अपमान कर रहे हैं। और खड़गे जी ने खुद कहा था कि मेरे हाथ से बनाया हुआ चाय कोई नहीं पीता है कांग्रेस पार्टी में। तो इसका मतलब है उनको आपने पद देने का काम किया है, केवल एक नोशनल प्रेसिडेंट बनाया है खड़गे जी को। और उनके साथ मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं, उनके साथ आप अछूत व्यवहार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए खड़गे जी से, और सबको, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, देश की जनता को एहसास दिलाना होगा कि खड़गे जी केवल तहसीन पूनावाला,
तहसीन पूनावाला, ये जो दलितों के बारे में आप कह रहे हैं, ये सरासर गलत है। कोई दलित है इसीलिए नहीं कहा जा रहा, पर किसी को भी किसी को रावण कहने का अधिकार नहीं है, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो देश के कोई भी सड़क हो। कोई किसी को इस तरह से अपशब्द नहीं कहना चाहिए, ना कहने का किसी को हक है। लेकिन पब्लिक के सवाल ज्यादा जरूरी होते हैं। ललित चौहान भोपाल से और सुप्रिया दिल्ली से पूछ रही हैं, सुनिए पब्लिक के ये सवाल। गुजरात में मोदी के नाम पर बीजेपी कब तक वोट मांगेगी? और 2014 से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, उसका हिसाब आज तक क्यों नहीं दिया? और दिया है हिसाब तो मोदी जी इतनी आम सभाएं क्यों ले रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों लग रहा है गुजरात चुनाव से ऐन पहले आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव छोड़कर एमसीडी पर जोर लगा रही है? जीवीएल नरसिम्हा राव जी, पहले तो मोदी जी इतनी सभाएं क्यों कर रहे हैं, रोड शो क्यों कर रहे हैं, पहला सवाल। नाविका जी, मोदी जी केवल गुजरात में नहीं, सभी प्रदेशों में जब चुनाव होता है, 5 साल में एक बार चुनाव होता है हर प्रदेश में, और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं। आज विश्व के नेता के रूप में वो उभरे हैं। तो हमारे पार्टी के प्रधानमंत्री जी का ऑफिस, ये मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री जी कोई गैर राजनीतिक संस्था है। प्रधानमंत्री जी एक पार्टी के नेता भी है, सबसे बड़े हमारे पार्टी के नेता है, और उनके गवर्नेंस को लेकर पूरे विश्व में सराहना हो रही है। भारत में हर चुनाव हम जीते हैं, उसमें मोदी जी का सबसे बड़ा योगदान है। गुजरात उनकी गृह राज्य है, जहां वो 12-13 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका नाता है गुजरात से। तो वो गुजरात में क्यों नहीं कैंपेन करेंगे? गुजरात के विधानसभा रवि श्रीवास्तव जी, मुद्दा तो यही है कि वहां मोदी जी अपनी जान झोंके हुए हैं, सीरियस है चुनाव के बारे में, कमिटमेंट है गुजरात के साथ या अन्य राज्यों के साथ भी, इसीलिए जाते हैं चुनाव में। यहां कांग्रेस बार बार सवाल पूछती है कि भाई ये बार बार क्यों जाते हैं। अब जनता आपसे पूछ रही है कि आप तो चुनाव लड़ने गए थे, आपने तो कागज पे लिखकर दे दिया भविष्यवाणी कि आप जीतने वाले हैं, फिर चुनाव में वोट डलने से 2 दिन पहले वहां से चले क्यों गए? अभी तो चुनाव बाकी है, पहला फेज है कल, 5 दिसंबर को दूसरा फेज है, तो छोड़कर क्यों आ गए मझधार में गुजरात की जनता को? कोई किसी ने मझधार में नहीं छोड़ा, कोई जरूरी नहीं है आखिरी दिन तक चुनाव प्रचार करना। बहुत सारे नेता और भी हैं, भाजपा की तरह नहीं है कि इनके और नेता तो शक्ल दिखाने काबिल भी नहीं है। कोई भूपेंद्र पटेल ने कितनी सभाएं करी बता दीजिए? एक पूरा चीफ मिनिस्टर मैं मंत्रियों के निकाल के बाहर कर दिया गया, 3 दिन मुख्यमंत्री बदल दिए, 8000 टन ड्रग अनलोड कर डाली वहां पे, 100 लोग शराब पी के, जहरीली शराब पी के मर गए। स्कूल एक दिखाने लायक नहीं, अस्पताल एक दिखाने लायक नहीं, महिलाओं की स्थिति पता नहीं है आपको, पानी सारे में खारा मिल रहा है, मीठे पानी लोग खरीद करके पी रहे हैं गुजरात के अंदर। क्या काम किया ना 27 साल के अंदर? इश्करण भंडारी, जो लोग जेल में बैठे हुए इंसान को मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिला पा रहे, आज वो पूछ रहे हैं कि बाकी पार्टियां अपने मुख्यमंत्री क्यों बदलती हैं। क्या ये सवाल जायज है आज? नाविका जी, आप एक बात देखिए, 2002, 7, 12, 17, इवन 22 कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जनता के सामने जाता है और कहता है मैं ही चेहरा हूं। कितना बड़ा रिस्क है कि जनता रिजेक्ट कर सकती है, जनता 20% वोट दे सकती है, जनता राजनीति खत्म कर सकती है। आप 14 के बाद बोल सकते थे भाई प्रदेश अब कोई और संभालेगा, मैं देश संभालूंगा। एक होती है अकाउंटेबल लीडरशिप, जहां पे आप चुनाव से भागते नहीं है, क्योंकि चुनाव ही डेमोक्रेसी की जड़ है। और दूसरी होती है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल विक्ट्री, जहां पे आप चुनाव में गुजरात तो जाते ही नहीं है, आप कहते हैं अरे भैया मेरा चेहरा छुपा दो राहुल गांधी का, शायद जिता दो, या जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, ठीक है उनका हक है जो जहां पे एमसीडी में प्रचार करना है या गुजरात में प्रचार करना है, पर एक रियलिटी से हमें डील करना चाहिए। किसी भी डेमोक्रेसी में ये अच्छी बात है कि नेता सामने आके जिम्मेदारी ले और बोले मेरे नाम पे वोट दो। यहाँ पे हम परिभाषा कर रहे हैं कि नेता कहता है मैं नहीं आऊंगा और वोट दो, ये तो अद्भुत ही बात है। बिल्कुल सही कहा। तहसीन पूनावाला, कोई विशेष टिप्पणी?
कोई जी, विशेष बिल्कुल। टिप्पणी? एक आदमी है उसके जो पहले रिस्क लेकर जाता है, हर चुनाव जीतता है, फिर भी रिस्क लेकर जाता है कि मेरे चेहरे पर वोट दो, मैं खड़ा हूं, जवाब भी दूंगा, और उसको जनता के सामने जाने में डर नहीं लगता। और दूसरा नेता है महाकाल से सोमनाथ तक मैसेज भेजता है इनडायरेक्टली। मैं उसका जवाब देता हूं, लेकिन एक चीज, माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि खड़गे साहब ने कहा कांग्रेस के किसी भी लोग उनके साथ चाय नहीं पीते। ये फोटो टाइम्स नाउ की है, ये राहुल जी और खड़गे साहब साथ में चाय पी रहे और बिस्किट भी खा रहे। उन्होंने क्या कहा, यही अपमानित होता है। एक दलित को इसी तरह से अपमानित किया जाता है कि उसके वर्ड्स को बदला जाता है। ये मैंने सबूत दे दिया, आपने फैक्ट चेक नहीं किया, पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब को मैंने सबूत दे दिया। और मैं ये भी आपको तस्वीर दिखा सकता हूं एमपी साहब, किस तरह से अमित शाह जी ने नड्डा जी का हाथ पकड़कर उनको बाजू में फेंका। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं। नाविका जी, आपका जो सवाल राहुल जी को लेकर था, मैं आपको उसका एक लाइन में उत्तर दे दूं। राहुल जी की एक ही सभा काफी है इस सरकार को इस बार हराने के लिए। मैं कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, लिखकर दे रहा हूं, हिमाचल और गुजरात में कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस आवे छे, और गुजरात में कांग्रेस की सरकार आने वाली, कांग्रेस का मुख्यमंत्री आने वाला है। और सवाल है, पब्लिक के सवाल लेते हैं। महेंद्र जामनगर से और अजय भंडारी दिल्ली से पूछ रहे हैं ये सवाल। बोल रही है कि विकास हुआ है, तो ये 2002 का गोधरा कांड और ये विकास राम मंदिर, ये सब अभी क्यों याद आ रहा है? 2017 में राहुल गांधी जी दौड़ कर गुजरात जा रहे थे। अब की बार उन्होंने दूरी क्यों बनाई है? गुजरात में क्या होने वाला है, लगता है ये राहुल गांधी जी को पहले से ही पता है। तहसीन पूनावाला, कहाँ गए राहुल गांधी? जनता भी पूछ रही है। अब बच्चे सवाल पूछ रहे हैं जी, कांग्रेस के बारे में पूछ रहे हैं, राहुल गांधी के बारे में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि कांग्रेस को लाइटली मत लो, वो घर घर पहुंच गई। कांग्रेस एक अलग स्ट्रेटेजी से चुनाव लड़ रही है। एक बड़ा कैंपेन था राहुल गांधी का, अशोक गहलोत जी और खड़गे जी इस कैंपेन को मैनेज कर रहे हैं। अगर आपको स्ट्रेटेजी में कोई फ्लॉ लगता है, वो आपका अधिकार है। मैं आपको दोबारा से कह रहा हूं, हिमाचल प्रियंका जी ने संभाला था, गुजरात खड़गे जी और गहलोत जी ने संभाला था। राहुल जी के लीडरशिप में कांग्रेस दोनों सूबे जीत रही है। सवाल ये है कि तो मल्लिकार्जुन खड़गे, लीडर तो मल्लिकार्जुन खड़गे है ना, और आपने कहा दलितों का आप इस तरह से अपमान नहीं कर सकते, तो आप राहुल गांधी को लीडर क्यों बना रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे लीडरशिप, मैं आपको समझा देता हूं, मैं 10 सेकंड में समझा देता हूं। ठीक उसी तरह जैसे भाजपा के सबसे बड़े लीडर मोदी जी है, लेकिन प्रेसिडेंट नड्डा जी है। ठीक उसी तरह कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर राहुल जी है, लेकिन प्रेसिडेंट खड़गे जी और उनके लीडरशिप में लड़ रहे हैं। आशुतोष जी, आपको समझ आ गया पूरा फॉर्मूला? आपको समझ आ गया पूरा फॉर्मूला आशुतोष जी? अब जवाब देती। जीत रहे नहीं, एक चीज मेरी समझ में नहीं आता है कि अगर कांग्रेस पार्टी बिना राहुल गांधी के गुजरात का चुनाव लड़ना चाहती है, तो एक बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को बिना नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़के दिखाना चाहिए। क्यों? तब नहीं, मैं कह रहा हूं, ये तर्क की बात है। मैं कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस बिना राहुल गांधी के चुनाव लड़ सकती गुजरात के, तो बिना नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ा के दिखा दे। इश्करण भंडारी, आप क्यों हंस रहे हैं? इश्करण भंडारी जी, आप क्यों हंस रहे हैं? मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि शायद आशुतोष जी को एसेट और डेफिसिट के अंदर का अंतर नहीं आता। एसेट को लोग सामने रखते हैं, डेफिसिट को लोग छुपा के रखते हैं। तेंदुलकर टीम में होता है, तेंदुलकर को खिलाते हैं, और जो बॉलर ओवर में 6 छक्के पिटता है उसको टीम से बाहर निकालते हैं। अब ये बेसिक बातें डिस्कस करनी पड़ेंगी। एसेट डेफिसिट की एक यूटोपियन वर्ल्ड की एसेट लायबिलिटी, बिल्कुल बिल्कुल, एसेट को लोग दिखाते हैं, लायबिलिटी को छुपाते हैं। इश्करण भंडारी ने कहा मैं एक और मॉडल रखना चाहती हूं, और ये रवि श्रीवास्तव जी आपको जरूर देखना चाहिए। जब किसान मोर्चा खुला था यहां पर नेशनल लेवल पर, तो अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था कि बीजेपी की जो सरकार है वो किसान विरोधी है। मैं आपको आज दृश्य दिखाना चाहती हूं संगरूर में जो किसानों के साथ हुआ है, और संगरूर में जो किसान है वो वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, ये पूरा मोर्चा खोल के वहां खड़े हुए हैं, और लाठीचार्ज उन पर कर रही है पुलिस। अब मुझे बता दीजिए कि क्या पंजाब के किसान अलग होते हैं, वो भारतीय नहीं होते, और दिल्ली में जब आते हैं तो वो कोई और होते हैं? मुझे बता दीजिए, क्या ये वादा खिलाफी नहीं है? देखिए, आप एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को सरकार के कोई कमजोरी से मत लीजिए।
और उनका जो विरोध है वो मैंने पूरा समझ लिया है। वो विरोध अभी उस बात का है जो मोदी जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर के देश से माफी मांगी और 3 काले कानून वापस लिए और उसके बाद तो वो विरोध मान साहब के घर के सामने कर रहे हैं और मान साहब गुजरात में चुनाव का कैंपेन कर रहे हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव विरोध वो मोदी जी का कर रहे हैं, पर संगरूर में मुख्यमंत्री के घर के बाहर कर रहे हैं वही मुख्यमंत्री जो गुजरात में चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं अरे भाई ये सारे मंत्री सारे मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हुए हैं, उन्हें ये नहीं पता उनका मुख्यमंत्री भी पंजाब में नहीं है, वो गुजरात में ही है। तो ये किस तरह के तर्क हुए? नहीं देखिए, बाकी सबको अधिकार है किसी भी प्रदेश में। आम आदमी पार्टी, मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन केजरीवाल केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री है। पर लेकिन वो पूरे देश में घूम रहे हैं कैंपेन करने के लिए, उनके लिए अधिकार है। वो हिमाचल में जा सकते हैं, ज्यादा दिन गुजरात में गुजार सकते हैं, गोवा में जाकर के महीनों रह सकते हैं, उनके लिए पूरा छूट है। लेकिन केवल पीएम साहब को नहीं आना चाहिए। पंजाब मुख्यमंत्री के जीते हुए महीने हुए हैं, वो ज्यादातर यहाँ जहां मैं ठहरा था यहाँ अहमदाबाद में यही होटल पूरे पैराफर्नेलिया के साथ आए हुए हैं। उनको कुछ हाथ तो लगने वाला नहीं है, लेकिन पूरा समय उनका गुजरात में ही जा रहा है। तो क्या पंजाब की जनता को आपने ये बताकर आया है कि हम केवल प्रचार करने के लिए, क्योंकि उनके पास तो एक लौता मुख्यमंत्री है केजरीवाल के अलावा, तो उनको सारे जगह घुमाएंगे। बट लेकिन उस पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, उस पर प्रश्न उठाने पर जवाब नहीं देगी आम आदमी पार्टी, लेकिन प्रधानमंत्री जी को नहीं जाना चाहिए। ये कौन सा कुतर्क है? और ऐसा ही कुतर्क है आशुतोष जी का। राहुल गांधी यहाँ नहीं आ रहे हैं इसलिए वो बहाना ढूंढ रहे हैं, ठीक है, बाकी सबको भी नहीं जाना चाहिए। एक विद्यार्थी परीक्षा लिखने से भाग जाता है क्योंकि उनको मालूम है वो परीक्षा में उनकी फेल्यूर होने वाला है, तो बाकी सब फर्स्ट क्लास वाले को भी परीक्षा नहीं लिखना चाहिए। आशुतोष जी के विचारों के आधार पर सबको एग्जाम से भागना चाहिए। ये कोई तर्क होता है? एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता, जो एक परिवार का सदस्य, जो राहुल गांधी के कांग्रेस के सर्वे सर्वा है, जो असली अध्यक्ष है, और केवल एक नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट को वहां बिठाकर पीछे से पार्टी चलाते हैं, वो गुजरात से गायब है। ये कोई एक रणनीति है क्या आपकी पार्टी में भी ऐसे दर्शकों, भारत में जब चुनाव होते हैं तो चुनाव का एक रंग होता है, हम कहते हैं डांस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि ये हमारे लोकतंत्र का एक त्योहार होता है। गुजरात ने पिछले 27 साल से बीजेपी पर भरोसा किया है। 27 साल तक एक राज्य में एक पार्टी का शासन लोकतंत्र में उस पार्टी की बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन लोकतंत्र में सत्ता किसी की विरासत नहीं होती। विपक्ष के पास पूरा मौका है कि वो बीजेपी को चुनौती दे। अब तक के कैंपेन में बीजेपी वर्सेस अदर्स की बहस जरूर छेड़ी जा सकती है, लेकिन फैसला क्या होगा ये तो जनता के ही हाथ में है। मैं गुजरात के 89 सीटों के वोटर से अपील करना चाहती हूं कि वो कल अपना मत देने जरूर जाएं। हर एक वोट से लोकतंत्र की ताकत बढ़ती है, पब्लिक की ताकत बढ़ती है। जिसको भी देना चाहें आप खुले दिल से दें, लेकिन अपनी ताकत जवाबदेही नेताओं की बनाए रखें, क्योंकि पब्लिक जो होती है वही सबकी बॉस होती है और पब्लिक को हक है सवाल पूछने का। और इसीलिए हम रोज आपके सवाल लेकर हाजिर होते हैं सवाल पब्लिक का शो पर और जवाब लेते हैं उनसे जो आपका वोट मांगने आते हैं। तो आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।